नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में यही है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन के हालात क्या होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में कुछ ऐसे संकेत दिए कि जिन राज्यों में हालत बहुत अच्छी नहीं है वहां लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। एमपी के कुछ जिले रेड जोन में हैं, बुरी तरह प्रभावित हैं और यह संभावना है कि यहां पर तो लॉकडाउन किसी सूरत में हटेगा नहीं। ज्यादा चिंता इसी बात की है कि यदि मान लीजिए जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां पर किस तरह की रियायतें होंगी, यदि हुई तो। अभी तक तो तय नहीं है कि रियायतें होंगी भी या नहीं, तो यदि हुई तो किस तरह की रियायतें होंगी। बहुत सारे प्रयास सरकार ने इस कोरोना की महामारी से निपटने के लिए शुरू किए हैं, क्योंकि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खरगोन, ये सब जो जिले हैं बहुत चिंता बढ़ा रहे हैं सरकार की। सरकार ने यह तय भी किया कि काढ़ा पिलाया जाएगा निःशुल्क यहां के लोगों को, और वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत करेगा व्यक्ति का। कितना कारगर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सारे मसलों को लेकर आज शिवराज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक भी की, अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठे, यह भी तय किया कि सूबे की माली हालत किस तरह की है और कैसे सुधरेगी। तो बहुत सारे सवाल हैं आज की इस चर्चा में, जिन जो खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा उससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पर्दा गर्दा के साथ जर्दा के लिए मशहूर भोपाल में अब थूकने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। नगरीय प्रशासन की ये सख्ती कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए है, लेकिन इसे लॉकडाउन खुल जाने के बाद की एहतियात के तौर पर भी देखिए और ये समझिए कि प्रशासन को इस बात का अंदाजा है कि कहने और सुन लेने भर से संभाल नहीं हो सकती। सख्ती जरूरी है, लेकिन सख्ती कब तक? ये कुछ तस्वीरें हैं जहां कुछ घंटों की लॉकडाउन की ढील में तस्वीर बदल गई। क्या 3 मई के बाद ये बड़ा जोखिम नहीं होगा और जिम्मेदार कौन? कोरोना को हराने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। अब एक तरफ तो यह है कि हम कोरोना जब हो जाए तब उसका उपचार करें, लेकिन एक तरीका और है कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कोरोना हो ही ना। शिवराज सरकार पूरी तरह लॉकडाउन खोल देने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी ग्रीन जोन के जिलों में सिलसिलेवार राहत भी दी जा सकती है। हालांकि आखिरी फैसला 3 मई के बाद ही होगा। नहीं, मैंने जैसा बताया कि ग्रीन इलाके में स्वाभाविक रूप से सभी दूर से ये वाली बात आई थी कि वहाँ तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, नहीं, ये चारों स्थानों पर तो अभी 3 तारीख तक की स्थिति देखने के बाद ही निर्णय होगा और केंद्रीय निर्णय करेगा। इसमें दो राय नहीं कि पोस्ट कोविड समय जिंदगी बदलने वाला होगा। लॉकडाउन के बाद जब घरों से निकलेंगे लोग तो एहतियात के साथ निकलना होगा। राज्य से लेकर केंद्र तक सरकारें अपने हिस्से की सख्ती संभाल जारी भी रखें तो आखिरी जिम्मेदारी तो आम आदमी की है, जिसके हाथ में है संक्रमण रोकना। क्या वो इसके लिए तैयार है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रजनीश जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, ये एमएलए हैं, कांग्रेस के युवा नेता भी हैं। कुणाल जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान शिवनराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पटेरिया साहब का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे रजनीश अग्रवाल से। रजनीश जी, अव्वल तो ये तय नहीं है, एक धुंध है कि यहां पर लॉकडाउन खुलेगा भी या नहीं, खुलेगा तो किस शक्ल में खुलेगा, क्या रियायतें होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चिंताएं भी हैं सरकार की, अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता है, बहुत सारी चिंताएं हैं। दूसरा यह भी है कि यदि कुछ रियायतों के साथ उन जिलों में खुला जो अभी सुरक्षित हैं तो क्या वहां और संक्रमण तो नहीं हो जाएगा? रजनीश अग्रवाल। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, रजनीश जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है शायद। हेलो, कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद रजनीश अग्रवाल के साथ। हम एक बार रुक कर लेते हैं कुणाल चौधरी जी का। कुणाल जी, जो सरकार रियायतों की बात सोच रही है, अभी हालांकि तय नहीं है, तो
इस पूरे मसले को लेकर, और दूसरा जो आर्थिक मोर्चे पर मुश्किल सरकार को आ रही है, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जिस प्रकार से एक महामारी विश्व के अंदर आई और कहीं ना कहीं एक आर्थिक मोर्चे के साथ जिस प्रकार की स्थितियां हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पे हम लोगों को एहतियात रखना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर की जो स्थिति है, भोपाल की जो स्थिति है, और जिस प्रकार से स्केटर्ड उसके अंदर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस फैला है, और हम जब टेस्टिंग में कम है उसके बावजूद जिस तादाद में कोरोना के पेशेंट मध्य प्रदेश में निकले, एक मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। साथ ही आर्थिक मोर्चे पे भी एक बड़ा चिंता का, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी आर्थिक नीति पर मध्य प्रदेश के साथ इसके साथ एक खूबसूरती भी है कि मध्य प्रदेश का मूल रूप से कृषि के ऊपर हमारा आर्थिक जीडीपी आर्थिक चलता है, और आर्थिक व्यवस्था जो कृषि के ऊपर है वो बेहतर है, हमारी फसलें अच्छी हुई है। अगर हम किसानों को सही तरीके से फसल के दाम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ध्यान देंगे तो हम कहीं ना कहीं उससे उठ सकते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति है उसके माध्यम से तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी स्थितियां हैं, बड़ी परिस्थितियां हैं, जिनको हमें ध्यान रखते हुए इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रजनीश अग्रवाल, यदि मेरी बात सुन पा रहे हो तो रजनीश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? संभवतः फिर कुछ दिक्कत है। हम शिवराज भट्टाचार्य साहब का रुख कर लेते हैं। भट्टाचार्य साहब, ये आप बहुत बेहतर तरीके से सूबे के हालात से वाकिफ हैं, कितनी सारी मुश्किलें जो हैं वो सामने खड़ी हुई हैं। इंदौर और भोपाल और उज्जैन एक तरह के बेकाबू होते दिख रहे हैं, अभी तक राहत भरी खबरें वहां से नहीं आ रही हैं। क्या कदम सरकार को आपको लगता है उठाना चाहिए, और कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां अभी उनके सामने हैं? शिवराज भट्टाचार्य साहब। प्रवीण जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुश्किलें बहुत हैं पर हौसले भी कम नहीं हैं। दरअसल अगर हम देखेंगे आधा गिलास भरा है आधा खाली है, तो मुझे लगता है डेथ रेट मध्य प्रदेश का 4.8 के आसपास है, जो 10% के आसपास हुआ करता था। रिकवरी का रेट भी प्रॉपर है, लगभग प्लाज्मा थेरेपी पे हम काम करने चालू कर दें, तो मुझे लगता है इस विपदा के संकट के वक्त में मुझे लगता है सरकार जो काम कर रही है उसको हमें एड ऑन करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अभी कुल मिला के 1 महीने की सरकार है, और जिन हालातों में सरकार ने कामकाज संभाला था वो हालात आपको बहुत बेहतर अच्छी तरह से मालूम है। अगर हम चाहें तो इसकी 100 गलतियां 100 कमियां दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दौर मुझे लगता है पोस्ट कोरोना के वक्त हम बात करेंगे सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कुल मिलाकर जितने सीमित संसाधन है हमारे यहाँ पर, टेस्टिंग बहुत कम है। 23 मार्च को जब शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब मध्य प्रदेश में टेस्टिंग की एक भी फैसिलिटी ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लैब्स में काम चालू हो गया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है हालात खराब हैं, निश्चित तौर पर खराब हैं, और बेहतर हो सकते थे, निश्चित तौर पर और बेहतर हो सकते थे, लेकिन जिन सीमित संसाधनों देश काल परिस्थिति में सरकार बनी है, मुझे लगता है कि जब नया कमांडर आता है तो उस नए सारे अपने सिपाही सलार, अपने आज्ञा मानने वाले लोगों की तैयारी करता है। शिवराज सिंह के पास वक्त बहुत कम मिला है, उसके मुकाबले अगर देखा जाए। दूसरी, आपको जमातियों की हरकतों के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जमातियों ने जो हालात पैदा किया, इंदौर में जो हालात पैदा हुए थे, चाहे टाटपट्टी बाखल हो और चाहे रानीपुरा में हो, मुझे लगता है इसमें बहुत सारा वक्त हमारा बहुत खराब हुआ है। अगर ये वक्त खराब नहीं होता तो आज हम लगता है ठीक ठाक स्थिति में खड़े होते। इससे सहमत हूं पटेल साहब की बात से। केवल इंदौर नहीं बल्कि वो जो जिक्र कर देवास भी वही हुआ, खरगोन भी जमातियों के कारण हुआ, और भोपाल का भी बहुत सारा हिस्सा जमातियों के कारण हुआ। रजनीश अग्रवाल यदि जुड़ गए हो हमारे साथ, तो रजनीश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल यही है कि जो आज मीटिंग हुई ये कुछ तय हुआ, बहुत सारे राज्यों में तय हुआ कि जहां पे संक्रमण ज्यादा है वहां पर लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा, लेकिन एमपी के वो जिले जो ग्रीन जोन में आते हैं क्या वहां कुछ रियायतें होंगी? यदि हुई तो क्या फिर ये संक्रमण उधर तक तो नहीं फैलेगा? देखिए, ये पूरा साइंटिफिक मेथड है, पैटर्न है, और उसी के आधार पर राज्य सरकार अपना विस्तृत ब्यौरा केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी। केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि तीनों जोन में बांटकर आप विश्लेषण करिए और उसके आधार पर निर्णय लेना होंगे, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी नहीं रोक सकते और इस संक्रमण का प्रभाव भी
हम हर हालत में रोकना चाहते हैं, हर कीमत पर रोकना चाहते हैं, इसका भुगतान कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए दोनों में संतुलन बनाते हुए जो 3 प्रकार के जोन, जैसा आपने भी कहा है, रेड, पिंक और ग्रीन, इन तीनों प्रकार से सरकार विचार कर रही है और आने वाले समय में केंद्र सरकार के परामर्श के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। एक जो बात है वो अर्थव्यवस्था को लेकर भी आज चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग भी की अर्थशास्त्रियों के साथ और उस पर चिंता जताई कि भाई कैसे वो हल होगा। बहुत सारा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह है कि 26,000 करोड़ का लगभग नुकसान सरकार को इस वक्त हो रहा है और 1 लाख करोड़ का ग्रांट जरूरी है केंद्र से। तो ये अर्थव्यवस्था वाला मसला भी आपने कहा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो क्राइसिस में, तो फाइनेंशियल भी क्राइसिस में है सरकार। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देखिए, राजस्व के प्राप्तियों की दृष्टि से संकट में है, क्योंकि तमाम प्रकार के जो कर सरकार को मिला करते हैं, चाहे वो आबकारी से हो, पेट्रोलियम उत्पाद से हो या फिर जीएसटी के हिस्सेदारी से हो, तो आपने देखा होगा तीनों प्रकार से अभी कहीं किसी प्रकार की संभावना नजर नहीं आ रही हो। पिछला महीना भी इसी प्रकार बीता है और आने वाले समय में भी अभी बहुत एकदम से राजस्व की प्राप्तियां तेजी से होने लगेंगी, ऐसा नहीं है। अभी तो दरकार समाज में सहयोग करने की है सरकार की ओर से, लेकिन वो उपाय तमाम बरते जाने हैं। जैसा गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भी कहा इस चर्चा के दौरान कि जिसकी आवश्यकता आर्थिक गतिविधियों की है और जो संक्रमण के प्रभाव को मद्देनजर भी हम जारी रख सकते हैं, उस पर विचार करते हुए चलाई जानी चाहिए और आने वाले समय में उस पर सरकार भी विचार करेगी। मध्य प्रदेश में भी कुछ इंडस्ट्री, इस प्रकार की एमएसएमई सेक्टर की भी यूनिट्स चलना शुरू हुई हैं और जितनी समय की दरकार होगी वो समय बढ़ाने की, कुछ रियायतों की उन्होंने अपेक्षा की है, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। जो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड मजदूर भी लौट के आ रहे हैं, उनका भी क्या उपयोग हो सकता है मध्य प्रदेश में, उनको रोजगार भी मिल पाए और मध्य प्रदेश को भी उनसे कुछ फायदा हो पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो सेमी स्किल्ड, इस प्रकार के अलग अलग, क्योंकि कई जो युवा हमारे अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे थे वो या तो लौट के आए हैं या लौट के आने वाले हैं, कई लोगों के रोजगार चले गए हैं। बड़ी चिंता का विषय है। हर प्रकार की जो स्किल्ड, मैं कह रहा हूं, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स हों या दीगर दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, तो आने वाले समय में हमें उस प्रकार की चिंता भी करना होगी। कुणाल चौधरी, ये इंदौर को लेकर बहुत एक बड़ी चिंता है। इंदौर और इंदौर संभाग, कुछ जिले इंदौर संभाग के भी, उज्जैन भी है, देवास भी है, ये सब बात वहां लेकर चिंता है। अभी कुछ ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत जुड़े हुए हैं इंदौर से, कि आने वाले कितने दिनों में आपको लगता है कि वहां पर स्थिति ठीक हो सकती है? देखिए, इंदौर की जो स्थितियां कहीं भी अंडर कंट्रोल नहीं दिखती और जिस प्रकार से इंदौर में संक्रमण के क्षेत्र दिखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे असिम्टमिक मरीज भी आ रहे हैं, जिनके सिम्टम्स नहीं है, जिनको कोई हमें सिम्टम्स नहीं दिखता, और असिम्टमिक जो आना एक बड़ा भयानक स्थिति की ओर इंदौर का इंगित करता है। और हम जिस प्रकार से हमारी टेस्टिंग किटों की स्थिति है, हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है, और हम टेस्टिंग जिस हिसाब से पेंडिंग उसको करे जा रहे हैं, और टेस्टिंग को पेंडिंग करके हम कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क लेने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा अगर कहीं मोर्चा होता है और जिसके ऊपर काम होता है, चाहे आप हिंदुस्तान के अंदर अगर एक मॉडल की बात चलती है तो अशोक गहलोत जी के भीलवाड़ा मॉडल की बात चलती है। उस भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान टेस्टिंग करी गई, जिस हिसाब से लोगों का टेस्ट करके क्वारंटाइन करे गए, और कहीं ना कहीं भीलवाड़ा में उस चीज पे एक फतह की स्थिति के अंदर हम लोग पहुंचे। पर इंदौर को हमने जिन परिस्थितियों में, क्योंकि वहां पे जनता लगातार करीब करीब 40 लाख जनता, जो 36 से 40 लाख जनता है, वो वहां पे क्वारंटाइन, एक तरीके से हम लोगों ने उसको लॉकडाउन कर रखा है। पर उसके बावजूद जिस प्रकार से हमें टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा के उसके ऊपर काम करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ आप एक व्यक्ति को या एक उसको दोष देके कहीं इसके ऊपर, क्योंकि आज भोपाल की हम बात करें तो यहां पे स्वास्थ्य विभाग के 100 से ज्यादा अगर कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर ये जवाबदारी की, और हम टेस्ट किटों का कितना इंतजाम कर पा रहे हैं, कितना हम लोग पीपी किट का इंतजाम कर पा रहे हैं, कितना हम लोग एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था कि यहाँ के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जिस हिसाब से आरती उतरवा रहे थे और लोगों के बीच में विदाउट फिजिकल डिस्टेंस का पालन करके हम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बड़े एहतियात की जरूरत है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को चाहे इंदौर के अंदर वहां पे अपने आप को वहां पे रखना चाहिए और उसके बाद वहां की स्थितियों का जायजा भी लेना चाहिए, उनके ऊपर काम भी करना चाहिए।
और वो एक पूरी सरकार को एक अलग रणनीति के साथ, अलग तरीके के साथ इंदौर को देखना चाहिए। हम एक गलती करके उस इंदौर को अगर हम एक्सीडेंट या कोई आपराधिक मामला नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के वुहान की तरह सुधर जाएंगी। आप ही कह रहे हैं कि अभी तो तय नहीं है कि कौन कौन लोग संक्रमित है। आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक जो है मरीज वो भी निकल रहे हैं। आऊंगा कुणाल जी आपके पास, हम रुक कर लेते हैं एक बार शिवराज पटेरिया जी का। पटेल साहब, जो ये ठीक है आरोप प्रत्यारोप इस तरह से लेके चलते रहेंगे, जो भी होगा वो होता रहेगा। ये बात सही है कि इस वक्त में जो भी मुख्यमंत्री होता है, जिस भी पार्टी का होता, हालात सूबे के इस तरह के पूरे प्रदेश की जो जनता है वो सरकार के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि ये लग रहा है कि हां सरकार प्रयास कर रही है जो भी है। आपको कुछ लग पाता है पटेल साहब कंट्रोल होगा और कैसे होगा, कब तक होगा? इंदौर ये ज्यादा बड़ी चुनौती बना हुआ है सरकार के लिए, भोपाल भी उसमें शामिल है। प्रवीण जी, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा, अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। समाज को इसको आगे आना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। जो पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तमाम तरह के खतों किताबत कर रहे हैं, वो एक मोहल्ले की जवाबदारी संभाल ले तो मुझे लगता है बहुत काम हल हो जाएगा। जो पूर्व महापौर हैं वो कुछ संभाल लें। सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम अपसेट हो गया है। अगर उपलब्ध है तो एक सरकार है और जनता है और एनजीओ है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं। हम जैसे एक बच्चे का मजाक बना रहे थे कि साहब फरारी पे जा रहा था और मास्क को लेकर उसको मुर्गा बना दिया, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उसका परिवार 10 से 15 हजार लोगों को भोजन बंटवाता है। मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन अगर एक बात सही है तो मुझे लगता है समाज आगे आ रहा है। समाज से मेरी अपेक्षा है, सरकार को तो जो काम करना है, और समाज के साथ व्यक्ति जब जुड़ जाता है, यानी हर आदमी सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, तो कोरोना काबू में आ जाएगा। आज तमाम तरह की बस्तियों में तमाम तरह के फोटो आज के भोपाल के अखबारों में देखिएगा आप कि बैरिकेड लगा के लोगों को बंद करना पड़ रहा है। हुजूर, क्या ये कोरोना जाति धर्म देख के आएगा? क्या उत्सव देख के आएगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इंदौर के हालात इसलिए बिगड़े कि लोगों ने डिसिप्लिन में नहीं रहे। आज ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश के 52 में से 25 जिले ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में है, जहां पे 26 भी हो सकते हैं जहां कोरोना नहीं। और आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं पटेल साहब, और हैरत की बात यह है कि अभी भी तस्वीरें आ रही हैं, अभी भी तस्वीरें आ रही है इस तरह के बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कई जगह जब भी थोड़ा उन्हें छूट मिलती है वो गुटबाजी में ही खड़े दिखते हैं लोग। वो टूट पड़ते हैं। इंदौर और भोपाल के हालत बहुत खराब लोगों ने किए हैं, लोग इसके लिए जवाबदेह हैं। सरकार क्या कर लेगी? हैं जी? कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कुछ एक बार रुक लेते हैं रजनीश अग्रवाल जी का। रजनीश जी, इस बात कह रहे हैं उससे आप सहमति रखते हैं कि बहुत सारी जगह लोगों ने अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कुणाल जी? बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था, कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद ट्वीट भी करा कि ये किसी भी व्यक्ति के पद और उसको देख के नहीं आएगा। हमें एहतियात रखना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ेगा। और जो बात शिव अनुराग पटेरिया जी ने कही, हर व्यक्ति अपने मोर्चे पे डटा हुआ। दिन भर से मैं भी मेरे क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, किस प्रकार से सोसाइटियों के अंदर फिजिकल डिस्टेंस को रखा जाए, किस प्रकार से खरीदी हो, हर पॉलिटिकल सिस्टम का व्यक्ति अपने क्षेत्र में लगा है, जनता के बीच में लगा है और जवाबदेही से काम कर रहा है। सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। पर जहां केवल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, पब्लिक भी लगी हुई है दाते कि ये चीजें अगर हम वो ठीक करते तो नहीं, सब लगी है। वही मैं कह रहा हूं, साहब ने जो कहा कि बिल्कुल सामने एब्सेंट है तो ये गलत बात। पीसीसी से भी आपने देखा कि 25,000 पैकेट हमेशा रोज बढ़ते थे जब तक प्रशासन ने बिल्कुल मना नहीं, पर उसके बावजूद हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर रूप से लगा है, हर आम नागरिक लगा है। और जवाबदारी सरकार की, और सरकार से सवाल बिल्कुल होंगे कि क्यों हम लोगों ने जिस प्रकार से टेस्टिंग होना चाहिए, आज राजस्थान की टेस्टिंग कैपेसिटी देखिए और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी देखिए, महाराष्ट्र की देखिए, हमारी देखिए, तो गुजरात की हमें टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। लॉकडाउन करके सिर्फ हम थोड़े दिन इसको बंद कर रोक सकते हैं, पर जब तक हम टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम बेहतर व्यवस्था के साथ काम नहीं करेंगे, और इंदौर के अंदर हम कैसे फूड पैकेट जो सामाजिक लोग
बिल्कुल स्पष्ट है, वो पहले दिन से सही बात कह रहे हैं। उनकी बात अगर पहले दिन 31 से मान लिया होता तो नमस्ते ट्रंप में नहीं लगता। ठीक है, एक बार रजनीश, अब आपकी बात पूरी ले ली कुणाल जी मैंने। रजनीश अग्रवाल जो आरोप लगा रहे हैं कुणाल चौधरी, उस पर आपका जवाब। और दूसरा जो शिवराज पटरिया साहब कह रहे हैं, मैं कुछ हद तक उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि पब्लिक ने खुद से बहुत जगह इसको महामारी में के फैलाव में मदद की, जाने या अनजाने। इस पर आपकी टिप्पणी रजनीश अग्रवाल। नहीं, देखिए, हम भी कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं कि जाने में भी अनजाने में भी और उसको कहें कि दुराग्रह पूर्वक भी इस संक्रमण को फैलाने का काम हुआ। हम तो कई बार आपके चैनल पर भी कह चुके हैं कि 70 दिनों का नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चला माणिक बाग का नमक गोदाम का धरना हो, बेगम बाग का उज्जैन का धरना हो, जहां मध्य प्रदेश की पहली मृत्यु जो राबिया जी की हुई थी, वो 65 वर्षीय जो उनकी हुई थी, वो उसी धरने में जाती थी, उनका बेटा कह रहा था, और कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। इंदौर में जो संक्रमित क्षेत्र है, वो उनसे धरने में आने वाले ही सर्वाधिक लोग थे। कर्फ्यू के दिन तक ये धरना चला, जनता कर्फ्यू जिस दिन थी 22 तारीख तक। तो देखिए, ये सबको पता है, जमाती हो चाहे वो इस प्रकार के हो, चाहे वो विदेश से यात्रा करके लौट के आने वाले हो, जो जिन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सख्ती से जिनका क्वारंटाइन करवाना था, इन सब कारण रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही की दूसरा पक्ष ये भी है कि आज अगर पूरा देश, मध्य प्रदेश भी, पूरा देश अगर कोविड-19 पर जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, और हम इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम देशों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं परास्त करने में कोविड-19 को, तो कारण केवल जनता है, केवल पुलिस और डॉक्टर्स के कारण नहीं, हमारा विल पावर है, जनता का विल पावर है कि हमने बड़ी तादाद में 125 करोड़ की जनसंख्या है। हम जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भी भारत अलग प्रकार का देश है, सबको पता है, किसी को बताने की जो कई सारे देश मिलकर के इकट्ठे कर दे तब भारत बनता है। तो मुझे लगता है कि जिसकी पॉपुलेशन कई देशों की मध्य प्रदेश के बराबर है, उन देशों में भी अगर हम तुलना करके देख ले तो हम बेहतरीन है। लेकिन हमें अपने आप से भी विचार करना कि जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम कैसे प्रयास करें। रही बात टेस्टिंग की, किट की, क्षमा करें, ये बार बार भीलवाड़ा कर रहे हैं गहलोत जी का, कि केरल का भी, भीलवाड़ा का हो, तमिलनाडु का हो, या कई दूसरे स्थानों पर हो, ये जो सेंट्रल ने पूरा का पूरा एक्सपर्ट्स के, साइंटिस्ट के मदद से जो एक प्लान बनाया है, उसी के तहत है। और जो सर्वे करने का मामला है, वहां टेस्टिंग नहीं हुई है, सर्वे हुए हैं। और जो बात कह रहे हैं सही है, हर किसी में सिम्टम नजर नहीं आ सकते, कई लोगों को तो 14 दिन में भी सिम्टम नजर नहीं आए। तो लेकिन जिस प्रकार का कोविड-19 है, कोरोना है, वो काइयापन कोरोना दिखा रहा, वैसा कम से कम हम आपस में एक दूसरे के प्रति ना दिखाएं। और मुद्दे की बात करें, टेस्टिंग होना चाहिए। अरे टेस्टिंग आप और हम तय नहीं करेंगे, टेस्टिंग करवाने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला के हिसाब से टेस्टिंग होती है। राहुल जी कभी लॉकडाउन के बारे में ज्ञान दे देते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। अरे लॉकडाउन लगाना कब नहीं लगाना, इसके लिए एक एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, एक उसकी मैथमेटिक्स है, उसके आधार पर जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिसीजन लेती है। टीम इंडिया जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तमाम प्रकार के मंत्रीगण है, वो डिसीजन लेते हैं। कम से कम कुछ बातों पर सोच समझ के बात करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार शिवनाथ पटेल साहब का रुख करते हैं, फिर कुणाल जी के पास चलेंगे। जी वक्त रहा तो पटेल साहब, ये जो रिकवरी का जो रेट है, जो मैं आज के भी फिगर देख रहा था कि भोपाल में तो 135 लोग स्वस्थ हो गए, जबकि 419 जो है यहां पर संक्रमित है अभी भी। इंदौर 1207 पॉजिटिव हैं, और स्वस्थ होने की जो दर है 132 लोग ही स्वस्थ हुए। तो वहां स्वस्थ होने वाले लोग भी कम है, ये चिंता बढ़ाते हैं, और संक्रमित ज्यादा है, मृत्यु भी वहां बहुत ज्यादा है, 60 लोगों की मौत हो चुकी है। पटेल साहब, प्रवीण जी, इंदौर का डेमोग्राफिक आपको करेक्टर देखना पड़ेगा। इंदौर कई बार छोटी छोटी बस्तियों में बसा हुआ है, अल्पसंख्यक बहुल है, और उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा इसमें संक्रमण हुआ, वहीं पर इसका रेजिस्टेंस हुआ। भोपाल और इंदौर की जनसंख्या में लगभग 6 लाख का अंतर, 5-6 लाख का अंतर है, और अगर इसमें राऊ महू को भी जोड़ दिया जाए आसपास के पूरे इलाकों में, तो 10 लाख का अंतर हो जाएगा। तो एक तो अंतर बहुत है। दूसरा, इंदौर के हालात शुरू से बहुत खराब थे। इंदौर में जिन लोगों को संक्रमण की हुआ था, वो धर्म जाति के बंधन में नहीं जाना चाहता, वो अगर वॉलेंटरीली खुद बाहर आ गए होते तो आज ये हालात नहीं हुए होते। दूसरा, इंदौर का सबसे बड़ी दुर्गति जो हुई है, वो चलते हुए जहाज में पायलट को बदल देना है। मुझे लगता है आज का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा होगा,
लेकिन युद्ध के मैदान में सेनापति और घोड़े नहीं बदले जाते, हाथी भी नहीं बदले जाते, कुछ नहीं बदला जाता है, एड ऑन किया जाता है। तो मुझे लगता है कुछ चीजें इंदौर की हैं, अब इंदौर ठीक होगा, अब दुआ करें। बड़ी आबादी है, एक कॉस्मोपॉलिटन करेक्टर है इंदौर का, जो मुंबई के साथ अच्छा, जो काढ़ा पिलाने वाला निर्णय सरकार ने लिया, पटेल साहब, काढ़ा पिलाने से आपको लगता है कि कुछ दर कम होगी संक्रमित लोगों की? प्रवीण जी, बहुत अच्छी बात कहूं, जैसे मां की दुआ काम करती है, काढ़ा भी एक काम करता है, आपको मॉरल बूस्टअप देता है, शरीर का बूस्टअप भी देता है, लेकिन आपको यह भरोसा देता है कि मैंने काढ़ा पी लिया है और मैं कोरोना से निपट लूंगा। तो मुझे लगता है इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा निश्चित तौर पर, हमारा प्राचीन ज्ञान है, लेकिन इससे ताकत मिलती है। कहते हैं ना कि जब किसी व्याधि को आने के पहले नींबू काट लेते हैं, मिर्च लगा देते हैं, चलने के पहले दही खा लेते हैं या परीक्षा देने के पहले, तो दही और परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दही का मतलब ये होता है कि हमें बूस्ट मिलता है, बूस्टअप मिलता है। तो मुझे लगता है काढ़ा भी पिलाया जाए, होम्योपैथिक दवाएं भी खिलाई जाए, दुआएं भी की जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन जो इसका मेन कोर्स ट्रीटमेंट है उससे बिल्कुल ना भटका जाए। नहीं तो जब अभी आपको लगता है कितने दिन में आप समझ पाते हैं कि ये ठीक, कम से कम हम कुछ राहत भरी खबरें पाने लगेंगे? मुझे लगता है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने जो कुछ कहा है उसके मुताबिक मुझे लगता है 20 मई के आसपास तक हमें 90% सफलता मिल जाएगी। उन्होंने तो 97% माना है। मेरा अपना आकलन है 14 दिन का एक साइकिल होता है और तब तक 4-5 साइकिल पूरे हो चुके होंगे। अभी 40 दिन पूरे होने वाले हैं और उसके बाद अगर 10-12 दिन और बढ़ा दिया जाता है तो मुझे लगता है 4-5 साइकिल में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तब तक तापमान भी बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कहता है आसमानी सुल्तानी चीजें हैं। आसमान यानी आसमान गर्म हो रहा होगा, 30 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, ये वायरस डीएक्टिवेट होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे नमी आएगी और ज्यादा घुल जाएगा। और दूसरा दबाएं, रोकूंगा आपको क्योंकि यही तक का वक्त आज की इस चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पटेल साहब ने कही उसी बात के साथ में खत्म करूंगा जरूर आज की इस चर्चा को कि सरकार जो भी कर रही है, अच्छा कर रही होगी, बुरा कर रही होगी, समीक्षा हम करेंगे बाद में जब हम कोरोना से जीत जाएंगे। इस वक्त एक साथ एकजुट होके मिलके इस बुराई से, इस महामारी से लड़ने का वक्त है। और जो बात पटेल साहब ने कही वो मैं फिर अपील करूंगा लोगों से कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम घर में रहिए, वाहक मत बनिए, फैलाइए मत इस बीमारी को, वजह मत बनिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर आपसे भी इतिहास इस बात को लेकर सवाल करेगा कि आप एक महामारी को फैलाने के वाहक थे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।